देखिए, अमेरिका और उसकी पावर किस तरह से काम करती है और किस तरह से आपको पता चले बिना आप अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं, आज इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। अगर सबसे पहले शुरुआत की जाए यूक्रेन से, तो देखिए अमेरिका को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। थोड़े बहुत हथियार प्रोवाइड कराए, उसके पीछे कुछ खर्च करना पड़ा। लेकिन बाकी यूक्रेन की बात की जाए तो वो अगले 50 साल भी खड़ा नहीं हो पाएगा। पूरी तरह से रशिया के हाथों समाप्त हो चुका है लगभग। इसके पीछे केवल और केवल अमेरिका का ही हाथ है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो अभी G20 को लेकर भारत को सबक सिखाने के चक्कर में अमेरिका ने अपने 3 दोस्तों को फंसा दिया और खुद के ऊपर आंच भी नहीं आने दी। देखिए, G20 के सम्मेलन को लेकर सबसे पहले फ्रांस ने भारत को झुकाने की कोशिश की। इसके बाद नंबर आया जापान का, उसके बाद नंबर आया साउथ कोरिया का, और इन 3 देशों ने मिलकर भारत के ऊपर अनाप शनाप दबाव बनाने की कोशिश की। यहाँ तक कि जापान और साउथ कोरिया की तरफ से अपने विदेश मंत्री तक G20 में भेजने से इनकार करवा दिया। अब ये सारी घटनाएं कोई असाधारण नहीं है, यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि फ्रांस को अपने आप लगा कि भारत को रोकना टोकना चाहिए, रशिया का साथ न दे, इसके लिए उसे मनाना चाहिए, दबाव डालने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, इसके पीछे काम कर रहा था अमेरिकन इन्फ्लुएंस। और अगर बात की जाए साउथ कोरिया और जापान की, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसी ही स्थितियां थी। नो डाउट इनका रशिया से भी 36 का आंकड़ा है, लेकिन भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए इन्होंने स्वतः विचार नहीं किया, बल्कि अमेरिका के बहकावे में आकर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। जबकि वहीं पर अगर आप अमेरिका को देखें तो इस समय अमेरिका बिल्कुल शांत बैठा है, बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से भारत के साथ दोस्ती को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब नुकसान किनका हुआ? फ्रांस, जापान और साउथ कोरिया का, और इनकी वजह से भारत का हुआ, क्योंकि तीनों देशों के साथ भारत की रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छे थे और उनमें कहीं ना कहीं खटास डालने की कोशिश यहाँ पर की गई। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि G20 एक बहुत ही अच्छा मौका था। अमेरिका काफी समय से भारत के ऊपर प्रेशर खुद भी डाल रहा था कि आप रशिया के साथ स्टैंड ना लेते हुए न्यूट्रल स्टैंड या तो बिल्कुल बनाए या फिर यूक्रेन की तरफ आए। और अपनी इस बात को मनवाने के लिए G20 से ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म अमेरिका को दूसरा इन फ्यूचर मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या कारण रहा कि अमेरिका G20 आते ही भारत के साथ बिल्कुल पूरी तरह से न्यूट्रल हो गया और पूरी तरह से सामान्य हो गया, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। इसके पीछे का कारण है भारत की भविष्य में होने वाली कई सारी डिफेंस डील्स। जी हाँ, अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारतीय नौसेना के लिए 26 की संख्या में फाइटर जेट खरीदने हैं, जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होंगे। इसके अतिरिक्त मैंने आपको ये भी वीडियो बनाकर बताया था कि जो अमेरिका की तरफ से ऑफर किया जा रहा है F-18 सुपर हॉर्नेट, उसकी प्रोडक्शन लाइन बंद होने जा रही है 2025 में, अगर उसे कोई नया ऑर्डर नहीं मिलता तो। अगर नया ऑर्डर भारत की तरफ से मान लीजिए 26 का मिल भी जाता है तो 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब बोइंग कंपनी जो कि F-18 सुपर हॉर्नेट को बनाती है, उसे एक तगड़ा बूस्ट मिल सकता था भारत के ऑर्डर से। और यही सारी चीजों को देखते हुए अमेरिका इस समय न्यूट्रल बैठा हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, खबरें भी निकल कर आ रही है कि इस महीने के एकदम अंत तक या फिर अगले महीने की शुरुआत में भारतीय नौसेना अनाउंस कर देगी कि वो किस फाइटर जेट के साथ जाना चाहती है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि इस कंपटीशन में केवल 2 ही फाइटर जेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो फ्रांसीसी रफाल एम, जो कि F3R वेरिएंट में होगा, और दूसरा होगा अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट। इन दोनों में से ही कोई एक फाइटर जेट भारतीय नौसेना द्वारा चुना जाएगा। दोनों ही फाइटर जेट अपनी अपनी कैटेगरी में अच्छे हैं, दोनों ही भारतीय नौसेना को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा चुके हैं। भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को लगभग दोनों ही देश के फाइटर जेट फुलफिल करते भी हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि झुकाव हमारा काफी ज्यादा रफाल एम की तरफ है, जबकि हम जानते हैं कि उसके विंग वगैरह फोल्ड नहीं होते, तो थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आ सकती है। इसके बावजूद हमारा झुकाव रफाल की तरफ था। इसके पीछे के कुछ मोटे मोटे कारण है। देखिए, एक कारण जो सबसे बड़ा था वो ये था कि फ्रांस हमें फ्रीडम देता है, क्योंकि फ्रांस के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, और इसी बात को चोट की थी अमेरिका ने G20 के माध्यम से। और G20 शुरू होने से पहले ही फ्रांस की तरफ से भारत के ऊपर दबाव बनाया गया, जो कि मेरे हिसाब से अमेरिका के कहे अनुसार हुआ था। अब फ्रांस के साथ चूंकि रिलेशनशिप हमारे अच्छे हैं, काफी ज्यादा फ्रीडम मिलता है, किसी तरह की अननेसेसरी कंडीशन साथ में नहीं आती, इसलिए भारतीय नौसेना काफी समय से प्रेफर कर रही है कि हम लोग रफाल एम ही खरीदें, जो कि हमें काफी चीजों में और भी सहूलियत देने वाला है। जैसे कि हमारी वायुसेना के इस्तेमाल किए जाने वाले रफाल से ये 70% तक सिमिलर होंगे। ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, ओवरहॉल, स्पेयर पार्ट्स, इनसे संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं जा सकती। परफॉर्मेंस भी इनकी अच्छी रही है। दूसरी बात, स्वदेशी हथियारों का इंटीग्रेशन भी रफाल के अंदर संभव है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए रफाल की तरफ पलड़ा भारी था। बिल्कुल अनाउंसमेंट डेट आने वाली है, इसी बीच ये सारा कांड करवा दिया जाता है फ्रांस की तरफ से। तो कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। खैर, हम लोग हमारी न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो कहा जा सकता है कि आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर भारतीय नौसेना इस बात का अनाउंस कर देगी कि उसे कौन से फाइटर जेट के साथ जाना पसंद है। हालांकि ये सारी बातें हम समझ सकते हैं कि अस्थायी तौर पर है। फ्रांस ने भी अगर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की है तो ये
टेम्परेरी है। इस तरह के मुद्दे कोई हमेशा तो राइज तो होंगे नहीं। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भारतीय नौसेना किसी तरह का मनमुटाव लेकर बैठेगी और फ्रांस को इसके लिए किसी तरह से दंडित करने की कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर अनाउंसमेंट जल्दी हो जाता है तो बहुत ही जल्द इमैनुअल मैक्रों भारत की विजिट पर आ रहे हैं। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं एएनआई का। एएनआई के आर्टिकल में कहा गया है कि अर्लियर 2023 में इमैनुअल मैक्रों भारत की विजिट पर आने वाले हैं और ये संभवतः वही दौर होगा जब इस डील को फाइनली साइन भी कर लिया जाएगा। यानी अनाउंस तो पहले ही कर दिया जाएगा, लेकिन जब उनकी यात्रा होगी उस दौरान इस डील को भी साइन कर लिया जाएगा, जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी।